मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो स्पेस में कोई बहुत जरूरी मिशन करने में मसरूफ था, लेकिन अचानक कोई खराबी हो जाने पर उसे अपनी स्पेसशिप वहाँ से गायब करनी पड़ती है। वो मिशन क्या था और वो स्पेसशिप को गायब करके कहाँ गया, ये अभी तक एक राज ही था। डीन एक स्कूल की तरफ मुड़ जाती है जहाँ एक 12 साल का लड़का कुछ लोगों द्वारा पीट जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये समय 2022 का है और ये लड़का 2025 की एडम का बचपन का वर्जन है। बचपन से एडम नर्डी, विटी और सार्केस्टिक लड़का रहा है, जिसके पिता लुइस एक साल पहले चल बसे। अपने पिता के मौत के बाद एडम इमोशनली हर्ट हो चुका है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। वो अपनी माँ एली से रूड और सार्केस्टिक बिहेव करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके पेन को नहीं समझ पा रही। एली अपनी तरह से पूरी कोशिश करती है कि वो एडम को सपोर्ट करे, लेकिन उसका बिजी रूटीन और एडम के रेबलियस नेचर ने उनके बीच एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब एक रात जब एली डेट के लिए बाहर चली जाती है और जब एडम गेम में मग्न होता है तभी उसका कुत्ता एकदम से भौंकने लगता है, जिसका पीछा करते वो झाड़ियों के बीच पहुंच जाता है। यहाँ उसे एक अद्भुत दृश्य नजर आता है जो किसी चीज के जलने से बनी थी। रिटर्न लौटने पर उसे गराज से किसी घुसपैठ की शोर सुनाई देती है और चेक करने पर उसे फ्यूचर एडम घायल अवस्था में मिलता है, लेकिन वो अभी जूनियर एडम से रिवील नहीं करता कि वो उसका फ्यूचर वर्जन है। तभी बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मुझ पर हमला मत करो। और तभी बड़ा एडम उससे उसकी उम्र पूछता है। छोटा एडम बताता है कि अभी उसकी उम्र 12 साल है और वह अपनी मॉम के बारे में बताते हुए कहता है कि वह अपने एक कलीग के साथ डेट पर रही है जिसका नाम डेरेक होता है। और तभी छोटा एडम देखता है कि उसका डॉग हॉकिंग बड़े एडम के पास बैठा है जो बिल्कुल शांत है, वह उस पर भौंक नहीं रहा होता है। तभी बड़ा एडम घर के अंदर जाता है और फ्रिज से सेब निकाल कर खाने लगता है। वह फ्रिज का दरवाजा ठीक उसी तरह बंद करता है जैसे छोटा एडम किया करता था। छोटे एडम को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी बड़ा एडम कहता है कि मैं अपने जख्म को ठीक करके यहाँ से चला जाऊंगा। तभी छोटा एडम उसके बैग में रखी चीजों को छूने लगता है, जिसे देखकर बड़ा एडम उन चीजों को वापस रखने के लिए कहता है। छोटा एडम बड़े से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन बड़ा एडम उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। और जब बड़ा एडम छोटे एडम को उसके नाम से बुलाता है तो ये सुनकर वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और फिर बड़ा एडम उसके बारे में उसे सब कुछ बताता है। वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता की आज से 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उन दोनों ने सेम घड़ी पहनी होती है जो उनके पिता पहना करते थे। जिसके बाद छोटे एडम को समझ आ जाता है कि वे दोनों एक ही है और जो बड़ा एडम है वह उसका फ्यूचर है। इसके बाद वे दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और तभी बड़ा एडम उसे बताता है कि वह दरअसल 2018 में जाना चाहता था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वह 2022 में आ गया और अब वह वापस 2018 में जा रहा है। बड़ा एडम जैसे ही अपने जेट को ऑन करता है तो वह ऑन नहीं होता है क्योंकि ये एक टाइम जेट होता है जो उसके डीएनए से कोडेड होता है। जो बड़े एडम के घायल होने के कारण ये जेट उसे फ्लाई करने की इजाजत नहीं देता है। तभी बड़ा एडम कहता है कि हमें अब प्लान ए फॉलो करना होगा। वह छोटे एडम से कहता है कि हम दोनों का डीएनए सेम है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके लिए छोटा एडम मान जाता है और अपने डीएनए से उस जेट को ऑन कर देता है, जिसके बाद वहाँ एक तेज रोशनी होती है और उसके अंदर से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है जिस पर बैठकर वे दोनों उस जेट के अंदर चले जाते हैं। तभी बड़ा एडम कहता है कि उसका जेट 50% डैमेज हो चुका है, जिसे रिपेयर होने में अब वक्त लगेगा। ये सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। और छोटा एडम पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब याद है जो अभी हो रहा है। अभी बड़ा एडम उसे समझाता है कि जब मैं अपने फिक्स टाइम में लौट जाऊंगा तो हम दोनों की मेमोरी आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन उसके यहाँ रहते ये संभव नहीं है। छोटा एडम पूछता है कि ये फिक्स टाइम क्या होता है। बड़ा एडम उसे बताता है कि क्वांटम लेवल पर हम सबका एक फिक्स टाइम होता है जो हमारी असली जगह होती है, जहाँ हम कॉस्मोस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो हमारा फिक्स टाइम होता है। अब दोनों एडम अपने गोडाउन में आते हैं और तभी बड़ा एडम कहता है कि तुम हमारी मॉम के आने से पहले घर चले जाओ और उन्हें हम पर शक नहीं होना चाहिए। अगले दिन फिल्म में एडम को दिखाया जाता है जो अपने जख्म को साफ कर रहा होता है और उसे कुछ मेडिसिन की जरूरत भी होती है, जिसके लिए उसे मेडिकल स्टोर जाना होगा। वह अपने डैड की सबसे पसंदीदा जैकेट पहनकर मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है और वहां से अपने लिए कुछ मेडिसिन लेता है। और तभी छोटे एडम के पास भी दोनों लड़के आते हैं जो अक्सर उसे मारा करते थे। वे उसे फिर से पीटने लगते हैं। तभी वहाँ बड़ा एडम आ जाता है, जिसे देखकर वे दोनों लड़के उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बड़ा एडम उसे समझाता है कि तुम्हें ये सालों से पीटते आ रहे हैं क्योंकि तुम इनसे डरते हो, तुम्हें इनसे डरना नहीं चाहिए। और जैसे ही छोटा एडम उनसे लड़ने के लिए जाता है तभी रे नाम का लड़का उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है और रोकर वहाँ से भाग
भाग जाता है, जिसके बाद बड़ा एडम उन दोनों लड़कों को पकड़ लेता है और उन्हें एडम से दूर रहने के लिए कहता है। और जब बड़ा एडम घर आता है तो वह देखता है कि छोटे एडम ने अपने आप को गोडाउन में बंद कर लिया है। वह बड़े एडम के बैग से चीजों को निकालने लगता है ताकि वह रे को मार सके। तभी वह बड़े एडम के पास आता है और उसे फोटो दिखाकर पूछता है कि बड़ा एडम उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ लॉरा है, जिसे देखने के बाद बड़ा एडम बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एडम वहाँ के एक बार में जाता है जहाँ वह अपनी मॉम से मिलता है, लेकिन उसकी मॉम को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। उसकी मॉम कहती है कि वह अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है। जब से उसके डैड की मौत हुई है उसके बाद से वह उनसे ठीक से बर्ताव नहीं करता है। एडम कहता है कि वह आपसे नफरत नहीं करता है, वह आपको बहुत चाहता है, बस वह अभी जानता नहीं है। और जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। वहीं एडम को जिसका डर था, माया भी एडम के तलाश में 2022 में पहुंच जाती है, जो अपने सोल्जर्स को उसके पीछे लगा देती है। इधर फ्यूचर एडम जूनियर एडम से अपने दिल की बात शेयर करता है कि उसने अपना भविष्य इसी गेम में गुजार दिया कि उसके पास जब मौका था तब वो अपने माँ का सहारा नहीं बना। जो भूल उसे यानी कि जूनियर एडम को नहीं दोहरानी है। वो अब अपनी पत्नी लॉरा के बारे में भी उसे बताता है, जो उसकी जिंदगी में एक सीगर बन के आई, जो खुद भी एक होनहार पायलट थी। उसका मानना है कि वो किसी कारण से जानबूझकर 2018 में ट्रैवल कर गई, पर कि वो एक मिस्ट्री है। इन सब के पीछे माया का हाथ है, जो एक रूथलेस बिजनेस वूमन है, जो टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी के अनएथिकल यूज के लिए जिम्मेदार है, जिसका मकसद अपने पर्सनल गेन्स के लिए टाइम ट्रैवल का कंट्रोल लेना है, जो उसके पिता की पार्टनर भी है और उनके पिता ही आगे जाकर टाइम ट्रैवल मशीन का इन्वेंशन करेंगे। वो यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी फ्यूचर एडम नोटिस करता है कि माया के सोल्जर्स ने उसे ढूंढ निकाला, जिन्हें रोकने के लिए एडम कुछ एडवांस ग्रेनेड का प्रयोग करता है और फिर उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। आखिर में एडम उन्हें अपने पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिक से उन्हें ढेर कर देता है, लेकिन फिर माया भी वहाँ पहुँच जाती है और अब एडम बुरी तरह से गिर चुका था। और तभी अचानक से उन पर एक अनजान डायरेक्शन से हमला हो जाता है और वो हमला वो लॉरा निकलती है। दोनों भी फिर मिलकर माया के सोल्जर्स को अच्छा सबक सिखाते हैं, पर वो माया के जेट के सामने नहीं टिक सकते थे, इसलिए मौका मिलते ही गाड़ी के सारे भाग निकलते। पर माया भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, जो एडम को किसी भी कीमत पर अपने समय में ले जाना चाहती थी, लेकिन एडम और लॉरा उससे पीछा छुड़ाने में सफल रहते हैं। आप थोड़ा सांस लेने के बाद लॉरा फ्यूचर एडम को सब बता देती है कि 2050 में कोई शख्स साल 2018 में किसी अनजान कारण से गया था और टाइम जंप लॉग में उसकी सिर्फ आने की एंट्री थी, जाने की नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चला कि नवंबर 2018 में ही तुम्हारे पिता लुइस को टाइम मशीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मिली थी, जिसकी की मदद से भविष्य में टाइम ट्रैवल संभव होगा। मुझे माया पर शक है कि वही टाइम ट्रैवल करके 2018 में गई होगी, ताकि वो अपने यंगर वर्जन को एडवांस में ये बता सके कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, जिससे वो भविष्य में अमीर बन सके और अपने रास्ते का हर वो कांटा भी हटा सके, ताकि भविष्य में टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर उसका पूरा कंट्रोल हो। पर फ्यूचर एडम के मन में अब सवाल आता है कि उसके 2050 के समय में ऑलरेडी माया के पास टाइम ट्रैवल का कंट्रोल था, तो वो ऐसा क्यों करेगी। तब उसे चमकता है कि वो इसलिए क्योंकि उसने पास में जाकर ऑलरेडी भविष्य को बदल दिया था, इसीलिए टाइम ट्रैवल का कंट्रोल 2050 में उसके पास ही था। माया ने ही लॉरा के टाइम जेट पर बॉम्ब लगाया था, जिसकी मदद से तो वो बच गई और उसका टाइम जेट नष्ट हो गया, जिसी कारण वो पास में फंसी रह गई। अब खुद लॉरा उसे समझाती कि उसे 2018 में जाकर टाइम मशीन को बर्बाद करना होगा, यही एक तरीका है माया को रोकने का। वहीं वो उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जो टाइम जेट उनके पास है वो सिर्फ एडम के डीएनए पर एक्टिवेट होगा। पर एडम ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल इवेंट नहीं हुआ तो उनका भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि दोनों भी टाइम जंप पायलट के लिए चुने गए थे। लेकिन लॉरा ये कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, क्योंकि टाइम ट्रैवल मशीन की मदद से माया भविष्य को अपने मुताबिक बदलना चाहती है। एडम को लॉरा को ठीक से अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि माया के इस वजह से उन्हें फिर से ढूंढ निकालते हैं। इसलिए एडम को मजबूरन यंग एडम को लेकर भागना पड़ता है और तब तक लॉरा उन्हें रोके रखती है। दोनों भी अब बिना समय गवाए 2018 के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आखिर में लॉरा माया के हाथ मारी जाती है। पर माया के कुछ सोल्जर्स अब भी इनके पीछे पड़े थे, जिनके बीच लंबी डॉग फाइट छिड़ती है, लेकिन आखिर में वो 2018 में टाइम जंप कर जाते हैं। अब 2018 में वो दोनों यूनिवर्सिटी आते, जहाँ उनके पिता पढ़ा रहे होते, जिन्हें जिंदा देख डूडू की आंखों में आंसू आ जाते। पर फ्यूचर एडम के हावों से लुइस समझ जाते कि वो उसका फ्यूचर वर्जन बेटा है,
जिसके बाद यंगर एडम भी उनके गले लग जाता है। इसके बाद दोनों उन्हें सारी बात बताते हैं, पर लुइस को उनका टाइम ट्रेवल करके उनसे मिलने आना ये सही नहीं लगता, क्योंकि टाइमलाइन से छेड़खानी करना यूनिवर्स की अननोन पावरफुल फोर्सेस के खिलाफ है, जो लॉज इंसान की इमेजिनेशन से परे है। तब फ्यूचर एडम उन्हें समझाता है कि हमसे पहले ही माया ने टाइमलाइन से छेड़खानी कर दी है, इसलिए माया को रोकने के लिए उन्हें उनके प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, क्योंकि वही है टाइम ट्रेवल इन्वेंशन के ग्रैंडफादर, जो जानकर उनके तो होश उड़ जाते हैं। एडम उन्हें काफी देर तक कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर वो टस से मस नहीं होते। इससे फ्यूचर एडम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी भी लुइस सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहे थे, जबकि उन्हें अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए, जो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। यंग एडम उन्हें वो राज भी बताने की कोशिश करता है कि 3 साल बाद उनका निधन हो जाएगा, पर लुइस से सुनने से पहले उसे रोक देते हैं, क्योंकि वो भविष्य के बारे में जानकर टाइमलाइन को बदलना नहीं चाहते थे। इधर फ्यूचर माया अपने यंगर वर्जन से मिलती है और उसे फ्यूचर एडम के बारे में आगाह करती है, जो टाइम ट्रेवल करके उनके प्रोजेक्ट को बर्बाद करने आए हैं। वहीं इस तरह दोनों भी एडम अब समझ गए थे कि अब उन्हें खुद टाइम मशीन को नष्ट करना होगा। दूसरी तरफ जब लुइस अपने घर लौटते हैं, तो वो इस गंभीर सोच में पड़ जाते हैं कि सच में काम के चक्कर में उन्होंने अपने परिवार को खुद से दूर कर लिया, और जो गलती उन्होंने अब तक की वो अब उन दोनों फ्यूचर एडम के साथ होने नहीं देंगे। अगले दिन अब दोनों भी एडम सूर्यन पहुंच जाते हैं टाइम मशीन नष्ट करने के लिए, पर माया के सोल्जर्स पहले ही उनका वहाँ इंतजार कर रहे थे, जिनके बीच फिर से घमासान लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें यंग एडम ड्रोन की मदद से फ्यूचर एडम की मदद भी करता है। लेकिन फिर लुइस एक धमाकेदार एंट्री करते हैं, जो उनकी मदद करने आए थे। लुइस उसे समझाते कि टाइम मशीन को मुमकिन करने के लिए उन्होंने एक एडवांस एल्गोरिथम डिजाइन किया, जिसकी मदद से वर्महोल को टाइम ट्रैवल के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। ये एल्गोरिथम सेवर के दिमाग में और उसकी एक और कॉपी डायमंड हार्ट न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर में स्टोर है, जिसे नष्ट करने पर टाइम मशीन फिर से इन्वेंट करना नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि उन्होंने खुद एल्गोरिथम को एक्सीडेंटली इन्वेंट किया था। दोनों भी अब कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक मैसिव पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है, जिसके मदद से ही वर्महोल पैदा किया जाता है, जिसे वो न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर ड्राइव कर रहा होता है। लुइस अब बिना समय गवाए प्रोसेसर को निकाल लेते हैं, लेकिन तभी दोनों भी माया उन्हें रोकने पहुंच जाते, जिसने यंगर एडम को बंदूक के नोक पर ले लिया था। पर यंग एडम के चालाकी के कारण फ्यूचर माया की गोली पार्टिकल एक्सीलरेटर को लग जाती है, जो अब पूरी तरह से अनस्टेबल होने लगता है, जिससे फिर शक्तिशाली मैग्नेटिज्म पैदा होने लगती है, और अब सारे लोहे की चीज उसमें खींचने लगती है। लेकिन एक फाइटर एडम को पकड़ लेता है और उसे लेकर उस मैग्नेटिक फील्ड से चिपक जाता है, क्योंकि उसने लोहे के आर्मर्स पहने होते हैं। और तभी एडम अपने उस लोहे के ग्लव्स को उस फाइटर के सर पर मारता है। इसके बाद वे अपने हाथ पे पहने दूसरे ग्लव्स की मदद से नीचे आ जाता है। वहीं एडम को दिखाया जाता है जो क्रिस्टोस से लड़ रहा होता है। तभी एडम क्रिस्टोस को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सोरियन उन पर गन तान देती है और वह किसी भी कीमत पर उस हार्ड ड्राइव को हासिल करना चाहती है, लेकिन रेड उसे हार्ड ड्राइव देने से साफ मना कर देता है। लेकिन वह गोली अपनी दिशा बदलकर 2018 वाले सोरियन को लग जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वह गोली खोर मैग्नेटिक स्टील से बनी होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी ओर खींच लेता है। और ये बात एडम के पिता पहले से ही जानते थे। इससे पहले कि वो जगह पूरी तरह तबाह होती, वे तीनों वहाँ से निकल आते हैं, मतलब कि उन्होंने टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोक दिया है। जिसके बाद वे तीनों अपने घर आते हैं और रीड अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेता है। वे कहते हैं कि मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वे साथ में कैच खेलने जाते हैं